Bismillahirrahmanirrahim. So, CHM 531 कोर्स मिक्सचर एनालिसिस। अभी तक आप लोगों का क्वांटिटेटिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आप लोगों का क्वालिटेटिव एनालिसिस में सेपरेशन ऑफ एनाइंस जो है वो आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको मैनुअल प्रोवाइड किया था और उस मैनुअल में मैंने ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 कैटनाइन सेपरेशंस की को डिस्कस किया है। फर्दर जो ग्रुप 4, 5, 6 की सेपरेशन है वो आपसे डॉक्टर कुरतुलैन डिस्कस करेंगी। तो जब हम शुरू करते हैं अपनी सेपरेशन ऑफ कैटाइंस, तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सेपरेशन ऑफ कैटाइंस है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि यू सी अ लॉट ऑफ कलर्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स कमिंग, a lot of reactions you can seen by your eyes, ठीक है ना। क्योंकि ज़ाहिर है जब प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जब कलर चेंज होते हैं तो आपके पास जो है वो आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपको देखने में लुत्फ़ आता है। जैसे कि जो है वो ये साहब हैं और इनको बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है व्हेन यू सी समथिंग यू वुड बी हैप्पी। तो जो सेपरेशन ऑफ कैटाइंस है वो इस लिहाज से बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार है कि इसमें जो है वो आप लोग को बहुत मज़ा आता है क्योंकि आप डिफरेंट कलर्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स को बहुत ही करीब से देखते हैं और रिएक्शंस की जो कंप्लीशन है या रिएक्शन का जो भी एक होता है ना कि रिएक्शन हो रहा है तो पता कैसे चलेगा, तो वो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही होती है, तो वो आपको अच्छी लगती है। सेपरेशन ऑफ कैटाइंस सेपरेशन ऑफ एनाइंस के मुकाबले में थोड़ी कम डेंजरस है क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ एनाइंस है दैट इन्वॉल्व्स बेसिकली रिएक्शन इन ड्राई फेज। आपके पास मिक्सचर होता है और आप उसी में जो है डिफरेंट एसिड्स डाल के, वो भी कंसनट्रेटेड एसिड्स डाल के गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा एनाइन है और फिर आप उसकी सीटी करते हैं, जैसे कि डॉक्टर मारिया ने आपसे डिस्कस किया। तो उसमें जो डेंजरस पार्ट है वो ये होता है कि जो वो कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ आपके मिक्सचर का जो रिएक्शन होता है वो ख़तरनाक होता है और इसी वजह से हम बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं उसमें वो हम अवॉइड करते हैं कि आप वो रिएक्शंस ना करें क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है और खुदा न खासा कोई एक्सप्लोजन भी हो सकता है लैब में। तो दैट्स वाई हम जो है वो उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन जो सेपरेशन ऑफ कैटाइंस का पार्ट है इसमें हमारे पास इस तरह की रिएक्शंस नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड्स का यूज़ है और इसी वजह से जो ये सेपरेशन ऑफ कैटाइंस है ये मज़ेदार भी है और जो है थोड़ी सी कम डेंजरस भी है, तो यू वुड डेफिनेटली इन्जॉय इट। हाँ, लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि इसमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो बिल्कुल ही हार्मलेस हैं और उनका अपना कोई डेंजर नहीं है। एग्जैक्टली इसमें भी डेंजर हो सकता है अगर आप किसी केमिकल के साथ कांटेक्ट में आएँ और या आपके हाथ पे लगा हो, ठीक है, तो आपने डेफिनेटली जो आपकी प्रिकॉशंस हैं, जो आपके लैब की जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो आपने डेफिनेटली लेनी है। आपके पास आपके ग्लव्स होने चाहिए, आपके ग्लासेस होने चाहिए, प्रॉपर लैब कोट होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपको कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपने करनी है। इन सब चीज़ों के बगैर जो है वो आपने केमिस्ट्री की लैब में, किसी भी लैब में दाखिल नहीं होना। शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, वैसे तो ज़ाहिर है आपको बताया गया है पहले भी बैकग्राउंड बहुत डिटेल में। तो सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं इस मिक्सर एनालिसिस को, जिसकी वजह यह है कि इट इज़ बेसिकली इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्रो एनालिसिस एंड माइक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस में कितने जो है वो ग्राम्स में यूज़ होता है और माइक्रो एनालिसिस में मिलीग्राम्स में यूज़ होता है। सेमी माइक्रो एनालिसिस जो है वो आपकी नॉर्मली जो एनालिसिस है वो बिटवीन 10 एंड 100 मिलीग्राम्स के बीच में आती है।
तो दैट्स वाई जो हम लैब में परफॉर्मिंग करते हैं ज़्यादातर वो सेमी माइक्रो एनालिसिस होती है, क्योंकि उसमें जो क्वांटिटी होती है वो हमारे पास नॉर्मली इतनी ही अवेलेबल होती है सैम्पल की। नाउ बहुत सारी लैब टेक्निक्स हैं जो सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन उससे पहले कि आप वो टेक्निक्स यूज़ करें, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपका जो सैम्पल है वो कंटामिनेट ना हो, ठीक है। आपने अपने सैम्पल को कंटामिनेशन से बचाना है, वरना आपके पास रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे और आप अपने सैम्पल की सही एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। तो उस वजह से जो आप कुछ चीज़ें हैं उन पर आपको बहुत सख्ती से अमल करना है, जैसे कि डू नॉट यूज़ टैप वाटर। कभी भी मिक्स एनालिसिस के लिए आपने टैप वाटर यूज़ नहीं करना। किस लिए? मतलब सैम्पल को डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है। आप टैप वाटर ज़ाहिर है वॉशिंग के लिए आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सैम्पल के लिए या सैम्पल को डिज़ोल्व करने के लिए आपने हमेशा डिस्टिल वाटर लेना है, और बेहतर है कि अगर आपके पास डी आयोनाइज वाटर हो। ग्लासवेयर आपके जो है वो आपने जाने से पहले धो के जाना है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो आपको जो है वो आपका जो ग्लासवेयर है वो क्लीन मिले और आपको उस वक्त उसको धोने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर आपको टेस्ट ट्यूब्स जो हैं वो एनाइन के एनालिसिस में आपको ड्राई टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होती हैं। कैटाइन में ठीक है, आप जो है वो वेट टेस्ट ट्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक बहुत सारी चीज़ आप गड़बड़ करते हैं कि अगर आपने रिएजेंट जो है वो किसी ड्रॉपर के थ्रू डालना है, ठीक है, या आपने रिएजेंट बॉटल के थ्रू डालना है, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको टेस्ट ट्यूब के ना बिल्कुल माउथ के साथ लगा देते हैं, ठीक है, जिससे जो है ना वो रिएजेंट बॉटल या ये जो ड्रॉपर है इसके कंटामिनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप हमेशा ख्याल रखें कि आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हों तो डिस्टेंस होना चाहिए टेस्ट ट्यूब और रिएजेंट बॉटल या ड्रॉपर के दरमियान। और चौथी बहुत अहम बात यह है कि जब आप सॉल्यूशंस को टेस्ट ट्यूब में मिक्स करें तो आपको उसको कैसे हिलाना है, आपको उसको अपने हाथ से हिलाना है या उंगली से हिलाना है। किसी भी सूरत आपने टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसको अपने फिंगर से कवर नहीं करना, ठीक है, मैक्सिमम अवॉइड करना है। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है कि आपको विगरस चेकिंग करनी होती है, तो आप जो है वो अपनी फिंगर को रख के ऊपर और कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके आप टेस्ट ट्यूब को जो है वो जस्ट फ्लिकिंग करके जो है ना अपने सैम्पल को डिज़ोल्व करें, या फिंगर से उसको फ्लिकिंग करके डिज़ोल्व करें, या टेस्ट ट्यूब को हाथ से हिलाते रहें और कोशिश करें कि अपने हाथ पे सैम्पल को लगने से बचाएं। ये तो कुछ इनिशियल पॉइंट्स थे। ना अब हम आ जाते हैं कि जो भी कैटाइंस के एनालिसिस के लिए जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं। तो बेसिकली जो स्टेप्स हैं वो नॉर्मली 3 स्टेप्स के ऊपर ये एनालिसिस होती है, या 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए एनालिसिस होती है, जिसमें सबसे पहले कोशिश की जाती है, जो पहला स्टेप है वो ये है कि रिएजेंट्स आर यूज्ड टू सेपरेट कैटाइंस इनटू ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रुप सेपरेशन। ग्रुप सेपरेशन क्या है कैटाइंस के लिए कि ज़ाहिर है आपके पास कैटाइंस मौजूद हैं, और क्योंकि आपके पास मिक्सचर ऑफ 3 कैटाइंस एंड 3 एनाइंस हैं, एंड यू डोंट नो कि जो कैटाइंस हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसकी क्या नेचर है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स में सेपरेट कर लें अपने कैटाइंस को, ठीक है। ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स ज़ाहिर है ग्रुप्स हमने पहले भी डिस्कस किया है, दोबारा डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड सॉल्युबिलिटी रूल्स को देखते हुए कैटाइंस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो है वो आप ऑलरेडी आपको एनाइन के एनालिसिस में सॉल्युबिलिटी रूल्स सारे बताए गए हैं, जैसे कि ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड, सिल्वर एंड मरकरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लेड, सिल्वर एंड मरकरी को सेपरेट करना है तो आप उसके लिए जो है कोई क्लोराइड यूज़ करें जो कि इनको सेपरेट करे, ठीक है। तो मतलब जो ग्रुप रिएजेंट है दैट मस्ट बी सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोराइड अगर आप यूज़ करेंगे तो लेड, सिल्वर एंड मरकरी अलग हो जाएंगे और इस बहुत सारे कैटाइंस में से, और इस तरीके से आप एक रिलेटेड ग्रुप को सेपरेट कर लेंगे।
तो इस बेसिस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं। अभी हम नीचे भी पढ़ेंगे कि वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उनके ग्रुप रिएजेंट्स क्या हैं। बट द थिंग इज़ कि सबसे पहले आप ग्रुप सेपरेशन करते हैं। जब आप ग्रुप सेपरेशन कर लेते हैं तो अब आप और आपके पास एक ग्रुप के प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, तो उसके बाद आपकी कोशिश ये होती है कि आप डिफरेंट सब ग्रुप्स कर लें। यानी कि अब एक ग्रुप में अगर 4 या 5 किस्म के कैटाइंस मौजूद हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि एक एक करके सबको अलग करने की कोशिश, एक एक करके सबको अलग किया जाए। ठीक है, 3-4 हैं तो उनमें से एक एक करके सबको अलग किया जाए और उनके सब ग्रुप्स किए जाएँ। ठीक है, आइंस इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब उनको आपस में एक दूसरे से अलग-अलग करना है हमने। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसमें जो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इफ़ यू हैव वेरी लाइट कलर ऑफ प्रेसिपिटेट तो आप उसको, और आपके पास वो आ जाता है तो फिर आप आसानी से उसको अलग कर सकते हैं। मसला कब होता है? मसला जब होता है कि व्हेन यू हैव अ डार्क कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स, जैसे कि ब्लैक कलर आ गया या ब्राउन कलर आ गया या डार्क ब्लू कलर या डार्क रेड कलर आ गया, कि जिसके अंदर या जिसके पीछे या जिसके नीचे वाइट कलर या येलो कलर जो है वो छुप सकता है, तो उस सूरत में परेशानी होती है विद इन अ ग्रुप सेपरेट करने में। लेकिन जो ये स्कीम बनाई गई है वो इसी बेसिस के ऊपर बनाई गई है कि आपके पास अगर डार्क कलर ऑफ प्रेसिपिटेट आता है तो आप उसमें से कैसे जो है वो डिफरेंट कैटाइंस को सेपरेट कर सकते हैं, या अगर सारे कैटाइंस का एक ही कलर के प्रेसिपिटेट आता है तो आप उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ by using different reagents. After each separation stage, a test is performed to confirm certain ions truly were removed. ठीक है, जब आप एक दूसरे से सेपरेट कर रहे होते हैं तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख रहे होते हैं कि बाकी के आयंस एक आयन से सेपरेट हो गए हैं और आपके पास एक सॉल्यूशन में या एक रेजिड्यू में जो चीज़ पड़ी है वो सिर्फ कोई एक ही कैटाइन है। ठीक है, इस बात की श्योरिटी करते हैं और उसके लिए अक्सर आप क्या करते हैं कि आप प्रेसिपिटेट्स की वॉशिंग करते हैं बाय यूजिंग डीआयोनाइज्ड वाटर। ठीक है, और ये टेस्ट आप कभी भी इज़ नॉट परफॉर्म्ड ऑन द ओरिजिनल सैम्पल। आप कभी भी ओरिजिनल सैम्पल में ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, हमेशा पीछे से जो बैकअप में आपके पास फिल्ट्रेट आ रहा होता है बार बार सेंट्रीफ्यूज करके आप उस ही को आगे लेके चलते हैं और इसको हम कहते हैं सब ग्रुप सेपरेशन। ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग इज, अब जब ग्रुप सेपरेशन भी हो गई, सब ग्रुप सेपरेशन भी हो गई और एक एक करके आपके पास आयंस के रेजिड्यूज आने शुरू हो गए जिसमें आपको काफ़ी हद तक श्योरिटी है कि आपका एक ही कैटाइन मौजूद है, तो अब आपने क्या करना है? नाउ separations rely on different characteristics of ions. These may involve redox reactions, differential solubility in an acid, base or water or precipitating certain ions. ठीक है, अब आपने एक आयन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट परफॉर्म करना है, जो टेस्ट उसका रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है, उसकी डिफरेंट सॉलिबिलिटी हो सकती है एसिड में, बेस में या वाटर में, या कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ करते हुए उसको प्रेसिपिटेट आउट करना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, जिसको हम कंफर्मेशन टेस्ट या सीटी कहते हैं अपनी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो लास्ट में जब आपको काफ़ी हद तक श्योरिटी हो जाती है कि आपके पास अब जो ये सोल्यूशन आया है या जो रेजिड्यू आया है वो किसी एक ही कैटाइन का है, तो आप उस पर्टिकुलर रेजिड्यू को डिज़ोल्व करके या उस सोल्यूशन को आप सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन या सिलेक्टिव किसी टेस्ट के थ्रू ये कंफर्म करते हैं, सीटी करते हैं कि नाउ कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं कि नाउ दिस इज़ अ पर्टिकुलर कैटाइन। ठीक है, नाउ दिस इज कंफर्म्ड। ठीक है, तो जनाब आली सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोटोकॉल जो है ये आपकी 6 ग्रुप्स ऑफ कैटाइंस पर जो है वो डिवाइडेड है। और इस जैसे कि आप सपोज करें कि जी फर्स्ट आयंस आर रिमूव्ड इन ग्रुप्स, जैसे मैंने पहले बताया, फ्रॉम द इनिशियल ओरिजिनल सोल्यूशन। नाउ इसमें अब ओरिजिनल सोल्यूशन का बहुत अहम किरदार है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ओरिजिनल सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना होता है कैटाइंस के एनालिसिस करने से भी पहले।
और उस ओरिजिनल सोल्यूशन में से आप सबसे पहले ग्रुप्स को अलहदा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है लास्ट स्लाइड में. After each group have been separated, then testing is conducted for the individual ions in each group. ठीक है. अब कौन से ग्रुप्स हैं जो कि हमारे पास हैं बेसिकली, और वो कौन से ग्रुप्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है. ठीक है. वैसे तो हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं कैटाइंस के, बट जो हमने स्टडी करने हैं वो ये 3 ग्रुप्स हैं जो मैंने आपको बताने हैं. और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 की एनालिसिस बताऊंगी. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 की एनालिसिस बताऊंगी. तो अब ग्रुप एजेंट्स क्या हैं और किस तरीके से आप इनको सेपरेट करेंगे. बेसिकली फॉर ग्रुप 1 अगर आप यहाँ पर देखें तो ग्रुप 1 में हमने सेपरेट रखा है, या ग्रुप 1 जिसको बनाया है वो सिल्वर, मरकरी में मर्क्यूरस. ये Hg2+ का मतलब ये होगा कि Hg के ऊपर जो टोटल चार्ज है मरकरी के ऊपर वो +1 है. ठीक है. और लेड आयन है जिस पर +2 चार्ज है. ओके. तो इन तीनों कैटाइंस को हमने ग्रुप 1 का नाम दिया है. क्यों ग्रुप 1 का नाम दिया है? बिकॉज दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय डाइल्यूटेड HCl. ये डाइल्यूट HCl से इनसॉल्युबल क्लोराइड्स बनाते हैं, और सिर्फ ये 3 ही क्लोराइड्स हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं. बाकी सारे के सारे क्लोराइड्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं या पार्शियली सॉल्युबल होते हैं. तो दैट्स वाई इन तीनों कैटाइंस को सबसे पहले क्लोराइड की फॉर्म में अलहदा कर लिया जाता है. इसीलिए दे आर कमिंग, दे बेसिकली सेपरेटेड इन ग्रुप 1. उसके बाद ग्रुप 2 में हमारे पास देयर आर अ लॉट ऑफ कैटाइंस. ठीक है. बहुत सारे कैटाइंस हैं, और इनको हम बेसिकली इनके सल्फाइड्स बनाकर जो है वो सेपरेट करते हैं. लेकिन सल्फाइड बनाने में हम क्या करते हैं कि हम H2S गैस का यूज़ करते हैं या H2S डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का यूज़ बिल्कुल करते हैं. लेकिन हमको ये भी देखना होता है कि सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि सल्फाइड आयन जो है वो बेसिकली सिवाय जो है वो कुछ कैटाइंस के बकिया मोस्टली सल्फाइड्स जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, या आप सॉल्युबिलिटी रूल्स में पढ़ चुके हैं. तो अब जाहिर सी बात है हमको लेकिन कुछ पर्टिकुलर सल्फाइड्स चाहिए जिनको हमने ग्रुप 2 में रखना है या जिनको हमने ग्रुप 2 का नाम दिया है. तो वो जो पर्टिकुलर सल्फाइड्स हैं उनकी खासियत ये है कि वो बहुत ही कम सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं. और वो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन हम कम कैसे करते हैं? वो कम करने के लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ करते हैं, एसिडिक मीडियम यूज़ करते हैं. कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो क्या होगा कि H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, H2S का इक्विलिब्रियम बैक साइड पे जाएगा, और सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. और इस कम कंसंट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर कैटाइंस हैं जो कि एज अ सल्फाइड प्रेसिपिटेट आउट होंगे. मैं नाम बता देती हूँ. बिस्मथ 3+ कैटाइन, कैडमियम +2 कैटाइन, कॉपर +2 कैटाइन, मरकरी +2 कैटाइन. ठीक है. लेड कभी कभी जो है वो फर्स्ट ग्रुप में कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता, तो सेकेंड ग्रुप में फिर आ जाता है एज अ सल्फाइड. एंड देन एंटीमनी 3+ कैटाइन, टिन 2+ कैटाइन, एंड आर्सेनिक 3+ कैटाइन. ठीक है. तो ये सारे कैटाइंस वो कैटाइंस हैं जो कि डाइल्यूटेड सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन में या एसिडिक मीडियम विद सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं. इसके बाद हमने जो कैटाइंस रखे हैं वो कैटाइंस हैं जो कि जिनकी जो KSP है वो एज़ कम्पेयर टू सल्फाइड्स KSP, उनकी जो हाइड्रोक्साइड्स की KSP है वो जो है वो ज़्यादा है. और उस सूरत में क्या होता है कि उनके हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो पहले फॉर्म हो जाते हैं, इससे पहले कि उनके सल्फाइड आयन फॉर्म हो. और उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत सारे कैटाइंस के साथ हाइड्रोक्साइड्स बनाता है और उससे हम ग्रुप को सेपरेट नहीं कर सकते. और इधर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि वीक बेस है तो हम इसको इधर यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी हम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल रखने के लिए
हम क्या करते हैं कि हम अमोनियम आयन का कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ करते हैं बाय एडिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, जिसकी वजह से क्या होता है कि अमोनियम आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस सूरत में जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड्स बैक फॉरवर्ड जो है वो रिवर्स कंडीशन में रहता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादातर जो है वो अनडिसोसिएटेड रहता है। थोड़ा बहुत जो हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होता है वो इन चारों आयंस के लिए काफ़ी है हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए। ये तीनों आयंस जो हमने ग्रुप 3 में रखे हैं वो कौन से हैं? एल्युमिनियम +3 आयन, क्रोमियम +3 के आयन, आयरन +3 या फेरिक आयन, एंड समटाइम मैग्नीज +2 आयन। मैग्नीज +2 ग्रुप 3 में कभी कभी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होता है और कभी कभी जो है वो ग्रुप 4 में सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट आउट होता है। इसलिए हमने इसको ग्रुप 3 में भी रखा है, ग्रुप 4 में भी रखा है कि जहाँ पर भी ये आ जाए, ठीक है, इसकी मेहरबानी है। तो ये तीनों ग्रुप हैं जो हमने इन डिटेल डिस्कस करने हैं फर्दर, और बाकी फिर 3 ग्रुप जो है वो डॉक्टर क्रोतुलैन आपसे डिस्कस करेंगी। सबसे पहले फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन और ओरिजिनल सॉल्यूशन को हमने कैसे प्रिपेयर करना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली जो हमारे पास कैटाइंस होते हैं उनको हम हमेशा वेट टेस्ट के थ्रू जो है एनालाइज करते हैं। और वेट टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनको डिज़ोल्व फॉर्म में रखना है, हमने उनको सॉल्यूशन में रखना है, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं या जितने भी डिफरेंट कलर्स रिएक्शंस हैं वो सॉल्यूशंस में होते हैं। और वैसे भी हम एसिडिक रेडिकल्स को या एनाइंस को वेट फॉर्म, ड्राई फॉर्म में जो है वो एनालाइज कर चुके हैं, ठीक है। therefore we have to prepare the solution of the mixture, ठीक है। अब जब हमने solution बनाना है, when a mixture gives transparent solution with the solvent colorless or colored, then it is called original solution, ठीक है। तो आपने किसी मुख्तलिफ सॉल्वेंट में अपने मिक्सर को डिज़ोल्व करना है, उसकी सॉलिबिलिटी चेक करनी है। वो वैसे भी आपका प्रिलिमिनरी जो आप एग्जामिनेशंस करते हैं वहाँ पर आप सॉलिबिलिटी चेक करते हैं और वहीं पे आपको पता चल जाता है कि जो आपका मिक्सर है वो किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। आपका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन आपका क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये कलरलेस सॉल्यूशन है बट इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, जबकि ये कलर्ड सॉल्यूशन है बट इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। यू कैन सी थ्रू दिस सॉल्यूशन, आप इस सॉल्यूशन के आर पार देख सकते होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होगा। कलर्ड हो सकता है, कलर्ड होने में कोई मुज़ायका नहीं है। और सॉल्यूशन बनाने के लिए जो स्टेप्स आपने 1 बाय 1 फॉलो करने हैं या देखने हैं वो क्या हैं? टेक 1 स्पैचुला ऑफ मिक्सचर, प्रोवाइडेड मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड, ठीक है। आपने एक मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसके बाद आपने जो सबसे पहले चीज़ ये सॉल्वेंट ट्राई करना है वो डिआयोनाइज्ड वाटर है, ठीक है। और जब आप डिआयोनाइज्ड वाटर डालेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है ना देखना है कि जी रूम टेम्परेचर के ऊपर मिक्सचर सॉल्युबल है या नहीं। इफ़ मिक्सचर इज़ वाटर सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि अगर मिक्सचर जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर में सॉलिबलाइज हो जाए, ये सबसे आसान काम है और आपका मिक्सर फ़ौरन तैयार है, ओरिजिनल सॉल्यूशन फ़ौरन तैयार है। तो यही आपका जो है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसी से आपने फिर कैटाइंस की एनालिसिस करनी है, ठीक है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पर आप देखें अच्छी तरीके से फ्लिकिंग करके टेस्ट ट्यूब को, फिर भी आपको लगे कि नहीं जी मिक्सर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसी टेस्ट ट्यूब को अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको हीटिंग प्रोवाइड करनी है,
ठीक है। आपने इसको हीट करना है बर्नर की ब्लो फ्लेम में आपने इसको हीट करना है, और हीटिंग जो है वो थोड़ी सी कांस्टेंट हीटिंग करके फिर आपने उसको हटाना है, क्योंकि हटाना इसलिए होता है क्योंकि ये बॉयल होके जो है ये आपके हाथ पे आ सकता है, कहीं पे भी गिर सकता है। तो कोशिश करनी है कि थोड़ा सा ऊपर करें, फिर हीट करें, फिर ऊपर करें, फिर हीट करें, ताकि एकदम से जो है ना सॉल्यूशन बॉयल होके जो है वो गिरे ना। ठीक है, तो अगर तो हीटिंग पे आपका मिक्सर डिजॉल्व हो जाता है देन इट इज़ ऑल्सो गुड, इसमें भी कोई मजाका नहीं है, एंड देन दिस इज़ योर ओरिजिनल सोल्यूशन। ओके, और अगर जो है वो हीटिंग पर भी आपका नहीं डिज़ोल्व होता मिक्सर वाटर में, तो आपने क्या करना है, आपने इस हीटिंग का जो सोल्यूशन है आपका, उसको आपने जो है वो थोड़ा सा टैप वाटर के नीचे ठंडा कर लें, और फिर आप उसमें क्या करें, आपने इस कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब को वेस्ट नहीं करना, आपने इसको फेंकना नहीं है। ठीक है, आपने इसी कंटेंट में क्या करना है, आपने डाइल्यूट HCl डालना है, डाइल्यूट HCl डालना है। ठीक है, और डाइल्यूट HCl डालकर आपने फिर टेस्ट ट्यूब को जो है वो अच्छी तरीके से शेक करना है फ्लिकिंग के थ्रू। ठीक है, कब तक करना है, जब तक कि अंटिल द मिक्सर विल बी कम्प्लीटली सॉल्युबल, जब तक आपका जो मिक्सर है वो सॉल्युबलाइज हो जाए। ठीक है, और अगर आपका मिक्सर एटलीस्ट डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व हो जाता है तो आप फिर इसी को लेकर आगे चलेंगे और यही आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब अगर आपका मिक्सर डाइल्यूट HCl में इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट है, ग्रुप रिएजेंट है, वो डाइल्यूट HCl ही है, तो अगर डाइल्यूट HCl में आपका मिक्सर डिजॉल्व नहीं हो रहा, हीटिंग करके भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन अगर आपका मिक्सर जो है वो नहीं डिजॉल्व हो रहा डाइल्यूट HCl में, आफ्टर हीटिंग भी नहीं हो रहा, तो उसका मतलब साफ है कि आपके पास जो है वो ग्रुप 1 प्रेजेंट है। ग्रुप 1 जिसकी कैटाइंस हैं लेड, सिल्वर एंड मर्क्यूरस। ठीक है, तो अगर आपका मिक्सर HCl में डाइल्यूट HCl में इनसॉल्युबल है और फौरन प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, तो फिर आपको ग्रुप 1 की तरफ जाना है। डॉक्टर मारी ने भी ये आपसे डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर हमारे दो कैटाइंस ऐसे हैं कि जो कि वहीं पर सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही हम उनकी ग्रुप उनको सेपरेट कर लेते हैं और वहीं पर उनका कंफर्मेटरी टेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, और वो दो आयंस कौन से हैं, वो दो आयंस जो हैं वो लेड है और बिस्मथ है। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, जो लेड होगा ना उसमें क्या होगा, मिक्सचर इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, मिक्सचर हमेशा हॉट वाटर में डिजॉल्व होगा, रूम टेम्परेचर पर डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वाटर में ही होगा। ठीक है, एंड ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl, और जैसे ही आप उसमें हॉट वाटर में डिजॉल्व करने के बाद आप उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो फिर हॉट वाटर में डिजॉल्व होना एंड डाइल्यूट HCl के साथ प्रेसिपिटेट्स देना वाइट, ये इस बात की निशानदेही है कि आपके पास जो है वो लेड में बी प्रेजेंट, और इस लेड को कंफर्म करने के लिए आपको लेड की CT परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि पोटेशियम क्रोमेट में होती है। तो ये आपके सामने पिक्चर्स भी हैं और लिखा हुआ भी है फ्रॉम लेफ्ट, आपने यहाँ से देखना है। नंबर 1 जो है वो लेड जो है वो सॉल्युबल हो गया है जनाब हॉट वाटर में। ठीक है, आफ्टर हीटिंग आपको सॉल्युबलाइज मिक्सर नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है। नंबर 2 में आपको HCl डाइल्यूट डालने से वाइट PPT मिल गई है, एंड नंबर 3 में आपको येलो PPT मिली है पोटेशियम क्रोमेट डालने से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लेड कंफर्म हो जाता है। अगर लेड क्रोमेट से जो पोटेशियम क्रोमेट से येलो PPT आ जाए लेड क्रोमेट की, तो हमारे पास लेड कंफर्म हो जाता है। और अगर मिक्सचर वाटर में इनसॉल्युबल हो, ठीक है, और किस तरह का इनसॉल्युबल हो कि आपने जैसे ही मिक्सर में वाटर डाला तो प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो गए। ठीक है, डेंस वाइट प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो गए, ये देखें। और डेंस वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं जैसे ही आपने डाइल्यूट HCl डाला ये डिसॉल्व हो गए। ठीक है, डाइल्यूट HCl डालने से डिसॉल्व हो गए, और दोबारा उसी में ऑन एडिशन ऑफ वाटर दोबारा उसमें पानी डालने से वाइट प्रेसिपिटेट्स रीअपियर हो गए।
ठीक है, ये आपके पास वाटर मिक्सर में प्लस वाटर डाला, आपके पास डेंस वाइट प्रेसिपिटेट्स आए, आपने इसमें डायल्यूट HCl डाला, ये डिज़ोल्व हो गए, आपने इसमें फिर से पानी डाला, वाइट प्रेसिपिटेट्स रीअपेयर हो गए, आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू होंगे, क्योंकि जाहिर है हमारे पास एसिड है, एसिड में सोलिबलाइज हुए हुए हैं, तो वाटर पहले एसिड की जो है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा किसी हद तक, और उसके बाद जाकर हमारे पास प्रेसिपिटेट बनना शुरू होंगे। नॉर्मली जो है ये प्रेसिपिटेट्स जो हैं ये जो बहुत ही लाइट होते हैं, और ये आपको अक्सर आपके जो सॉल्यूशन होता है उसकी टिप के ऊपर, सॉल्यूशन की टिप के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, पूरे सॉल्यूशन में नज़र नहीं आ रहे होते, बल्कि बिल्कुल टिप के ऊपर जहाँ पर सॉल्यूशन आपका ख़त्म हो रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है, वहाँ पर आपको वाइट प्रेसिपिटेट्स नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर ये बिस्मथ है। ठीक है, तो लेड और बिस्मथ अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है वो पहले ही सेपरेट आउट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद, लेकिन आपको हर कैटाइन की सीटी करना, कन्फर्मेटिव टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ सॉल्युबिलिटी के ऊपर नहीं कह सकते कि जी लेड है या बिस्मथ है, आपको उसकी सीटी तक जाना होता है लाजमी तौर पे, और ग्रुप सेपरेशन के जो ग्रुप टेस्ट हैं वो भी पॉजिटिव आने चाहिए लाजमी। ना अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1 कैटाइंस। सबसे पहले हमने बात करनी है कि जी ग्रुप 1 कैटाइंस जो हैं, ठीक है, उसको कैसे हमने सेपरेट आउट करना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्रुप 1 के जो कैटाइंस होते हैं वो डाइल्यूट HCl डालने से हमारे पास कुछ इस तरीके के प्रेसिपिटेट आते हैं जो कि फ़ौरन ही नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो लेड हो, मरकरी हो, सिल्वर हो, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट्स आते हैं और वो नॉर्मली नीचे बैठ जाते हैं। KSP आपके सामने दी हुई है, सिल्वर क्लोराइड की KSP -10 में है, लेड की क्लोराइड की KSP -5 में है, और मर्क्यूरियस क्लोराइड की जो KSP है वो -13 जो है इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कौन सा क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होगा, जिसकी KSP ज़्यादा है या जिसकी KSP कम है। पहली बात तो ये कि किसकी KSP ज़्यादा है, किसकी KSP कम है। ऑफ कोर्स -5 वैल्यू ज़्यादा है, -13 वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होगा, फिर सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होगा, और फिर मर्क्यूरियस क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होगा। ठीक है, तो जो मिक्सचर एनालिसिस है वो सॉल्ट एनालिसिस से इस तरह डिफरेंट है कि अगर हम बात करें
ओके, तो जो हमारा जो मैं बात करी थी कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो जो है क्लोराइड्स के ऊपर मुश्तमिल है, इनसॉल्युबल क्लोराइड्स के ऊपर, और उसमें जो है वो प्रेसिपिटेट्स जो आते हैं वो डाइल्यूट HCl के डालने से आते हैं। और जो मिक्सचर एनालिसिस है वो सॉल्ट एनालिसिस इस तरह डिफरेंट है कि सॉल्ट एनालिसिस में आपके पास एक ही कैटाइन होता है और एक ही एनाइन होता है, और आपके पास अब अगर फर्स्ट ग्रुप में सॉल्ट एनालिसिस में प्रेसिपिटेट्स आ जाएं तो आपको पता है कि इसमें या तो लेड होगा या सिल्वर होगा या मर्क्यूरियस होगा। लेकिन अगर मिक्सचर एनालिसिस में आपके पास जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएं तो आपको नहीं पता कि इसमें ये लेड के साथ सिल्वर और मर्क्यूरस भी शामिल है या सिर्फ सिल्वर और शामिल है या सिल्वर और मर्क्यूरस है या लेड और मर्क्यूरस है। यू डोंट नो कि आपके पास एक ग्रुप के 2 कैटाइन है या एक ग्रुप के 3 कैटाइन है। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि आपको एक ग्रुप से एक मिक्सचर में एक ही कैटाइन देते हैं, ठीक है, आपको थोड़ी आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक ग्रुप से एक ही कैटाइन देते हैं। लेकिन आपको जो स्कीम हमने बना के दी है उसमें हमने इस तरह प्रोसीजर रखा है कि आपके पास अगर एक ग्रुप से तीनों कैटाइन भी आ जाएं तो यू आर एबल टू सेपरेट ऑल 3। आपको तीनों को सेपरेट करना आना चाहिए और तीनों को एनालाइज करना आना चाहिए विद इन अ सेम मिक्सचर, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी स्कीम। तो जो फर्स्ट ग्रुप के कैटाइन्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सॉल्युबल क्लोराइड्स होते हैं, डाइल्यूट HCl के एडिशन करने से बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो आपका ओरिजिनल सोल्यूशन है उसमें से फर्स्ट ग्रुप के क्लोराइड्स अलहदा हो गए और बाकी जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ गए? जनाब आली, जब आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में HCl डाइल्यूट डाला तो आपके पास जो है वो अच्छे से आपने सारे उसको शेक भी करना है, आपके पास जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए। अब जो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए, आप उसको क्या करेंगे? आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें एक तो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेट भी कहते हैं, ठीक है, और एक आपके पास रेजिड्यू होगा, ठीक है। तो जो रेजिड्यू होगा आपने उस रेजिड्यू को और सेंट्रीफ्यूगेट को या फिल्ट्रेट को अलग-अलग कर लेना है, ठीक है। यानी कि आपने स्मॉल टेस्ट ट्यूब ली, डॉक्टर मारिया ने आपको अपने लेक्चर में बताया भी है कि कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या वरना मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको ऐड कर देती हूँ कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे करते हैं और कैसे आप अलग अलग करते हैं रेजिड्यू और फिल्ट्रेट को। तो जनाब अली, जब आप ये करते हैं और रेजिड्यू अलग हो जाता है दो टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में आपने सेंट्रीफ्यूज किया होता है डेफिनेटली उसमें तो नीचे आपके पास रेजिड्यू पड़ा हुआ होता है, यानी PPT होती है। तो आप फ़ौरन क्या करते हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब आपके पास होनी चाहिए जब आप जाएं सेंट्रीफ्यूगेज मशीन की तरफ अपनी टेस्ट ट्यूब निकालने के लिए, और फ़ौरन जो आपका फिल्ट्रेट है या सेंट्रीफ्यूगेट है उसको आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दें। अब ये जो फिल्ट्रेट है या सेंट्रीफ्यूगेट है डेफिनेटली ये वो सोल्यूशन है कि जिसमें आपके पास सारे नेक्स्ट ग्रुप के कैटाइन्स पड़े हुए हैं। सारे नेक्स्ट ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप 2 भी हो सकता है, ग्रुप 3 भी हो सकता है, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सेंट्रीफ्यूगेट में आपके पास नेक्स्ट ग्रुप है तो सोल्यूशन में, तो इसको आपने रखना है सेकेंड ग्रुप परफॉर्म करने के लिए, और इन क्लोराइड्स को आपने अब फर्दर टेस्ट करना है लेड, सिल्वर एंड मर्क्यूरियस के लिए कि इन तीनों में से देखें कौन सा है, या ये तीनों तो मौजूद नहीं है, तो इनकी फर्दर आपने एनालिसिस करनी है। अच्छा, अब ये एनालिसिस कैसे करनी है? ये एनालिसिस ऐसे करनी है जनाब कि आपने देखना है कि जी वाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए थे, अब वो लेड क्लोराइड के थे, सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है और मर्क्यूरियस क्लोराइड भी हो सकता है, तीनों क्लोराइड्स की पॉसिबिलिटी यहाँ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इनकी इक्वेशंस हम देख लेते हैं, ठीक है। मैनुअल में सारी इक्वेशंस जो हैं वो नीचे मौजूद हैं, ठीक है। लेड क्लोराइड बना, सिल्वर क्लोराइड बना, मर्क्यूरियस क्लोराइड बना, नॉर्मली जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। तो आपने क्या करना है, आपने इन वाइट प्रेसिपिटेट्स को सेंट्रीफ्यूज करना है, लेकिन वो तो आप पहले ही कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन वाइट प्रेसिपिटेट्स में ऐड वाटर एंड हीट दी टेस्ट ट्यूब। अब आपने जो है ना वो हीटिंग करनी है, वाटर डालना है, डियानाइज वाटर, और इसको अच्छे से हीट करना है, ठीक है, अच्छे से हीट करना है। और अब अगर आपके पास जो लेड होगा
वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर तो आपके पास सिर्फ लेड हुआ तो मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी वाइट पीपीटी आपके पास डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ लेड है। लेकिन अगर आपने देखा कि जी कुछ पीपीटी तो डिसॉल्व हो गई लेकिन स्टिल अभी कुछ पीपीटी रहती है जो किसी भी सूरत हॉट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको मजीद सेंट्रीफ्यूज कर लेना है। सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो जनाब आली जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें पीपीटी डिसॉल्व हो गई है, जो सॉल्यूशन है वो आपके पास लेड क्लोराइड है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि लेड क्लोराइड जो है वो हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है हीटिंग पे, और लेड और क्लोराइड अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन में आ गया है। और जो चीज़ रह गई है आफ्टर हीटिंग डिसॉल्व नहीं हुई है, रेजिड्यू में शामिल है। ठीक है, पीपीटी नॉट डिसॉल्व का मतलब रेजिड्यू, रेजिड्यू में शामिल है। वो क्या है, वो सिल्वर क्लोराइड है और मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, तो अब आप पहले जो आपके पास अगर सॉल्यूशन में आया है, पीपीटी डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, और आपने उसको अलग अलग कर लिया है रेजिड्यू को और फिल्ट्रेट को, तो सबसे पहले तो अब आप इस लेड को देखें कि ये मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद है तो इसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जनाब आली आप क्या करें कि आप इस पीपीटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, वो सॉरी पीपीटी को नहीं, इस सॉल्यूशन को, क्योंकि पीपीटी तो डिसॉल्व हो गई है। इस सॉल्यूशन को, लेड क्लोराइड के सॉल्यूशन को जो कि हॉट वाटर में डिसॉल्व हो गया है, आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि 2 टेस्ट ट्यूब में आपने इनको डिवाइड कर लेना है। अच्छा, एक टेस्ट ट्यूब में आपने डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने डालना है पोटाशियम क्रोमेट। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है उसमें आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे, और जिसमें आपने पोटाशियम क्रोमेट डाला है उसमें आपके पास येलो प्रेसिपिटेट आएंगे। कुछ इस तरीके के होंगे वाइट प्रेसिपिटेट और येलो प्रेसिपिटेट। इक्वेशन से अगर आप देखें तो जी लेड सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेड सल्फेट बनाता है, और पोटाशियम क्रोमेट के साथ जो है वो लेड क्रोमेट के येलो पीपीटी आती है। तो इस तरीके से अब अगर आपके पास वाइट पीपीटी और येलो पीपीटी आती है तो हम मानेंगे कि लेड कंफर्म हुआ है। अगर आपके पास सॉल्यूशन में वाइट पीपीटी या येलो पीपीटी नहीं आती सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम क्रोमेट डालने के बाद, तो हम कहेंगे कि जनाब आली आपका लेड एब्सेंट है और आपके इनमें से कोई जो है कैटाइन मौजूद है। ठीक है, तो फिर आपने किधर जा जाना है, आपने उस रेजिड्यू की तरफ आ जाना है जो कि हॉट वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें सिल्वर हो सकता है और इसमें मर्क्यूरस हो सकता है। अब सिल्वर और मर्क्यूरस को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए आपने किस चीज़ का यूज़ करना है, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करना है। आपने क्या करना है, आपने इस रेजिड्यू में जो वाइट कलर का है और इसमें सिल्वर और मर्क्यूरस दोनों में से कोई दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकता है, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। ठीक है, तो जनाब अली अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद आप देखेंगे कि या तो आपके वाइट प्रेसिपिटेट जो था वो ब्लैक हो गया। ठीक है, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, ये आप देखें, ये पहले आपके पास ये वाइट प्रेसिपिटेट्स आए थे। ठीक है, और ये वाइट प्रेसिपिटेट्स आप अच्छे से देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है वो ऊपर से आप देखें तो ब्लैक होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं ये जो ऊपर है, ऊपर से जो है ना ये ब्लैक हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है ब्लैक, क्योंकि ये जो मर्क्यूरी मेटल जो है यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, और Hg+1 जो है वो Hg+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं आपके पास मर्क्यूरिक अमाइन क्लोराइड के। ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, इसीलिए आपको जो है मिक्सचर ऑफ वाइट एंड ब्लैक प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे। और ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये मर्क्यूरी मेटल के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मर्क्यूरी मेटल है ना ये पूरे टेस्ट ट्यूब पे छा जाएगा आफ्टर सम टाइम, और आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक शाइनी प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे पूरी टेस्ट ट्यूब में। तो दैट इज बेसिकली द कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस Hg+1 आयन। ठीक है, लेकिन अगर ये भी ना हो, अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से वाइट पीपीटी ब्लैक होने के बजाय वाइट पीपीटी डिसअपियर होना शुरू हो जाए,
तो अगर आपके पास YPPT डिसअपियर हो जाए यानी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, तो वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये इक्वेशंस में नीचे दिया हुआ है, मैंने इधर ऐड नहीं किया, ठीक है। और सिल्वर अमाइन क्लोराइड बनता है, ठीक है। और वो जो सिल्वर अमाइन क्लोराइड बनता है वो दोबारा से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने से जो है वो वाइट PPT रीअपेयर हो जाती है। कुछ इस तरीके का रिएक्शन आपके सामने आता है कि सिल्वर डायमाइन क्लोराइड बना था, जो वाइट PPT डिसअपेयर हो गई थी। इसमें जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड दोबारा से बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया होता है वो H+ आयन से रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाता है। अमोनियम आयन इज नॉट लिगेंड, ठीक है। तो जब अमोनियम बन जाता है तो ये लीगेंड नहीं रहता और ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है और दोबारा से सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको टेस्ट ट्यूब में नज़र आते हैं और वाइट PPT रीअपेयर हो जाती है। डेफिनेटली ये जो रीअपेयरेंस है ये लाइट होता है एज कम्पेयर टू द इनिशियल डेंस प्रेसिपिटेट्स। तो अगर ऐसा हो तो फिर आपके पास सिल्वर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1। तो अगर आपके पास ग्रुप 1 प्रेजेंस है, आपके पास वाइट PPT आए हैं, तो आपको चेक करना होगा कि इधर वो वाइट PPT लेड क्लोराइड के हैं, सिल्वर के हैं या फिर मर्क्यूरस के हैं। और 1 बाय 1 जो है वो प्रोसेस करना होगा, ठीक है। लेड को पहले चेक करना होगा, अगर लेड नहीं है तो फिर आपने सिल्वर और मर्क्यूरी को चेक करना होगा। तो बेसिकली हॉट वाटर में डिजॉल्विंग से लेड सॉल्यूशन में चला जाता है और सिल्वर या मर्क्यूरस जो है वो प्रेसिपिटेट्स में रहते हैं। और उन प्रेसिपिटेट्स को मज़ीद अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाने पे जो है हमारे पास पता चल जाता है कि सिल्वर है या मरकरी है, क्योंकि सिल्वर जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व हो जाते हैं और जो मर्क्यूरस है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि रिएक्शन करता है और मर्क्यूरी मेटल बनाता है जो ब्लैक कलर का होता है और आपको वहाँ पे मर्क्यूरस कन्फर्म हो जाता है। और अगर सिल्वर होता है तो वाइट PPT टर्न्स ब्लैक के बजाय क्या होता है कि वाइट PPT डिसअपियर होती है, पहले सिल्वर डायमाइन कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर वो सिल्वर डायमाइन कॉम्प्लेक्स दोबारा से ब्रेक हो जाता है ऑन एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और दोबारा से सिल्वर क्लोराइड के PPT आते हैं जो कि आपके पास PPT वाइट PPT रीअपेयर हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम कहते हैं कि सिल्वर प्रेजेंट है। तो एक साथ तीनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेड, सिल्वर, मर्करी तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर तीनों भी प्रेजेंट हो तो आप उन तीनों को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्कीम। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आपको नॉर्मली एक ही कैटाइन दें एक ग्रुप में से, ठीक है। सो अभी हम यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो।